नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर M.K. बिश्नोई। आज CUET की एक क्लास पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि जैसे जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप अपनी तैयारी को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी जो देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। वुमेन ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर चल रहा था और आज वुमेन ज्योग्राफी के चैप्टर में हम जनसंख्या संगठन पर चर्चा करेंगे। तो CUET ज्योग्राफी के बच्चे इसे अवश्य देखें। CUET ज्योग्राफी में हम इस समय मानव भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों और सुनने वाले सभी को मैं बता दूं, ये क्लासें केवल CUET के लिए ही यूजफुल है ये जरूरी नहीं है। जो बच्चे क्लास 11 पास करके क्लास 12 में आए हैं उनका प्रॉपर सिलेबस बेस्ड ये क्लासें हैं। और जो ग्रेजुएशन स्तर के स्टूडेंट है उसका जो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है वो भी इस सिलेबस से मैच करता है। और जो ज्योग्राफी में अपना कंपटीशन भाग्य आजमाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्लासें वैल्यूएबल है। तो आप इन क्लासों को अच्छी तरीके से पढ़ें, सुने, मनन करें, नोट्स बनाएं। तो आज हम जनसंख्या संगठन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस समय जो हमारा स्नातक स्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बेसिक ज्योग्राफी का एपिसोड शुरू कर रहे हैं। CUET के साथ साथ बेसिक ज्योग्राफी की क्लासें भी आएगी। बेसिक ज्योग्राफी का मतलब हम जीरो लेवल से ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। जीरो लेवल से ज्योग्राफी का मतलब कोई 10 पास करके बच्चा क्लास 11 के अंदर आता है, वहां से लेकर के यानी 11, 12 ग्रेजुएशन, PG और उसके बाद ज्योग्राफी की विभिन्न एग्जामों के अंदर तैयारी का जो मूलभूत फंडा होता है वह हम जीरो लेवल से लेकर के और एक स्टडी शुरू करने वाले हैं। तो आप उन क्लासों को भी आप जरूर देखें। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो है जनसंख्या संगठन। हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़ी हुई जो सामग्री है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जनसंख्या संगठन में बिना किसी समय को जाया करते हुए सबसे पहले लिंग संगठन पर डिस्कस कर लें। लिंग संगठन क्या है और इससे जुड़े कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसको लिंगानुपात भी कहते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिंगानुपात, लिंग संगठन या लिंगानुपात। एक बात और है, इसका 1% तो डेफिनेशन से जुड़ा भी आ सकता है, सीधा परिभाषा से जुड़ा आ सकता है। जैसे लिंगानुपात है स्त्री और पुरुषों की संख्या के मध्य अनुपात, या साक्षर लोगों का अनुपात, या व्यावसायिक संरचना का अनुपात, या ग्रामीण नगरीय अनुपात। तो डेफिनेशन में आपको प्योरली ये ध्यान रखना है कि ये स्त्री और पुरुष जनसंख्या का अनुपात है। सिंपल शब्दों में देखें तो स्त्री और पुरुष जनसंख्या का अनुपात है। इसको एक दूसरे एंगल से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या उस क्षेत्र का लिंगानुपात है। और एक इसका तीसरा एंगल ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो ये तीनों एंगल इसके लिए फिट बैठते हैं। एक तो स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात, ये भी आपका राइट बैठेगा। एक आपको यूं कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये भी राइट बैठेगा। और ऐसा बोल दिया जाए कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये भी राइट बैठेगा। स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये तीनों विकल्प इसके लिए राइट है। इसके अलावा यदि कोई आता है तो उस पर आपको गौर करना है। क्लियर? उसके बाद अगला इसका फार्मूले से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, किस तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। देखो, दुनिया में 2 तरीके से ये चीजें ज्ञात की जाती है।
लिंगानुपात दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। कुछ देश 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को व्यक्त करते हैं, तो वो ये असर, उसका फॉर्मूला ये रहेगा कि पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इनटू 1000। याद रखना ये फॉर्मूला गलत नहीं है। कई बार जनरल स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है कि भाई भारत के संदर्भ में पढ़ा है, भारत के संदर्भ में दूसरा फॉर्मूला शायद बैठता है। सेकंड फॉर्मूला है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इनटू 1000। ये दोनों फॉर्मूले राइट है। यदि स्त्रियों की संख्या ऊपर है और पुरुषों की संख्या नीचे है और गुणा 1000 है, तो भी ये फॉर्मूला सही है। और स्त्रियों की संख्या ऊपर है और पुरुषों की संख्या नीचे है और गुणा 1000 है, तो भी ये फॉर्मूला सही है। इस फॉर्मूले को भारत यूज करता है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला दोनों ही सही है। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूजन कहां पैदा होगा? ये कंफ्यूजन तो मैंने क्लियर कर दिया। पुरुषों की संख्या ऊपर रखे, स्त्रियों की संख्या नीचे रखे, या स्त्रियों की संख्या ऊपर रखे, पुरुषों की संख्या नीचे रखे। इसके गुणा में 1000 होता है। प्रति 1000 के पीछे लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। इट मींस कुछ देश 100 के पीछे भी ज्ञात करते हैं, तो वो कोई गलत इश्यू नहीं है। क्लियर हो गया? उसके बाद में अगला प्रश्न पड़ता है, दुनिया के कुछ देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है और कुछ देशों में प्रतिकूल है, तो उसका कारण पूछा जा सकता है। जैसे यदि लिंगानुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल है, मैं शब्द पर ही आपको जोर दूंगा, तो उसके कारण क्या है? और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि अनुकूल है तो कारण क्या है? ये प्रश्न बनेगा। प्रतिकूल का मतलब ये हुआ कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है, यानी स्त्री अनुपात पुरुष अनुपात के मुकाबले कम है, तो वो कंडीशन प्रतिकूल मानी जाएगी। अब प्रतिकूल कंडीशन क्यों पैदा हुई? तो प्रतिकूल कंडीशन में आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। वहां क्या क्या विकल्प मिल सकते हैं? जैसे साक्षरता का निम्न होना, समाज में स्त्रियों की स्थिति का कमजोर होना, आर्थिक स्वतंत्रता होना, रूढ़िवादी या कुरीतियों से ग्रसित समाज होना। ये जितने सारे नेगेटिव पॉइंट है जो महिला को नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, वो सारे प्रतिकूल दशाएं क्रिएट करेंगे, उनको प्रतिकूल दशा के साथ जोड़ना है। उसके बाद अनुकूल दशा, तो सीधी सी बात है, अनुकूल दशा उसको कहते हैं कि जिसमें महिलाओं का अनुपात है वो पुरुषों के मुकाबले अधिक या लगभग बराबर माना जाता है। तो ऐसी कंडीशंस कब बन सकती है? तो ऐसी कंडीशंस पॉजिटिव पॉइंटों से बनेगी। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जहाँ शिक्षा का ऊपर स्तर ऊंचा है, जहाँ महिला साक्षरता का स्तर ऊंचा है, जहाँ जो भ्रूण मृत्यु है या शिशु मृत्यु दर है वो लो रहती है, बालिका शिशु मृत्यु दर वो लो रहती है, समाज में महिलाओं को सम्मान दृष्टि से देखा जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है महिलाओं को, महिलाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, तो वो सब अनुकूल है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया इससे जुड़े प्रश्न। एक लिंगानुपात से जुड़ा और प्रश्न आता है, वो वर्ल्ड लेवल के कुछ कंपैरिजन है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विश्व का लिंगानुपात क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हमारी किताब और मैक्सिमम किताब है वो विश्व के लिंगानुपात को इस फर्स्ट फार्मूले से इंडिकेट करती है और 100 के पीछे इंडिकेट करती है। जैसे विश्व का लिंगानुपात है प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष, यानी 1000 स्त्रियों पर 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। ये आपको ध्यान रखना है। स्त्री, हालांकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है, यानी 100 स्त्रियां हैं 102 पुरुषों पर। समझ में आ गई? यदि इसको 1000 में कन्वर्ट करना है तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं? 1020। ये दोनों डिजिट याद रखने हैं। ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल का। क्लियर? उसके बाद एक प्रश्न बनेगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है लेटेविया का। लेटविया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लेटविया का अनुपात कितना है? 85 पुरुष है कितनी महिलाओं पर? 100 महिलाओं पर। 100 महिला।
ये डिजिट याद रखना 85 पुरुष, इसकी पूछे जाने की संभावना है क्योंकि बहुत सारी किताबों ने इसको इस रूप में इंडिकेट किया है। तो लेटविया सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश है, 85 पुरुष है 100 महिलाओं के पीछे। अब इसको यदि वो 1000 में पूछ ले तो 1050 पुरुष है, सॉरी 850 पुरुष है, कितनी महिलाओं पर? 1000 महिलाओं पर। क्लियर? उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये सबसे कम वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब कितना है? 100 महिलाओं पर वहां 311 पुरुष है, 100 स्त्रियां हैं, 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। अब यदि इसको 1000 से कैलकुलेट करें ना तो वहां 1000 स्त्रियों पर 3110 पुरुष है। ये लेटेविया की कंडीशन है। ये लिंगानुपात का एक चैप्टर हो गया। दुनिया के कुछ देशों में लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है और कुछ देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल है। इससे जुड़ा भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। यूएनओ के अंदर जो सूचीबद्ध देश है, यूएनओ के जितने लिस्टेड देश है, उन लिस्टेड देशों में 139 देशों में महिलाओं के अनुकूल अनुपात है। ये एक डिजिट याद रखना है आपको। यूएनओ के लिस्टेड देशों में कितने देशों में महिलाओं के अनुकूल अनुपात है? तो 139 देशों के अंदर महिलाओं के अनुकूल अनुपात पाया जाता है, जबकि 72 देशों में प्रतिकूल अनुपात है। ये 2 डिजिट याद रखनी है। क्लियर? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ये 139 कहां से आए? जो यूएन के लिस्टेड देश है, यूएन द्वारा अधिकृत मान्यता प्राप्त देश है, उसमें 139 में महिलाओं के अनुकूल है, जबकि 72 में महिलाओं के प्रतिकूल अनुपात पाया जाता है। और जो जहां प्रतिकूल अनुपात पाया जाता है वे मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई। यहाँ महिलाओं के प्रतिकूल अनुपात पाया जाता है, जबकि जो अनुकूल अनुपात है उसमें छोटी छोटी कंट्रीज है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे जापान हो गया, रशिया हो गया। रशिया भौगोलिक क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मुकाबले वहां जनसंख्या है वो बाकी देशों के मुकाबले कम है। तो एक तो ये प्रश्न बन गया है। एक प्रश्न बनेगा, एक थ्योरी है ह्यूमन ज्योग्राफी में, उस थ्योरी को मैं यहां लिख लेता हूं। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। ये लिंगानुपात से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। प्रश्न यूं पूछा जा सकता है, प्राकृतिक लाभ बनाम समाज हानि में, सामाजिक हानि में जनसंख्या के किस संतुलन को इंडिकेट किया गया है? ये लिंगानुपात को इंडिकेट करता है क्या एक्चुअली? इसके संदर्भ में देख ले। ये थियरी, ये कंसेप्ट, यानी ये अवधारणा ये बताती है कि प्रकृति ने महिलाओं को समाज में लाभप्रद स्थिति प्रदान की है। प्रकृति ने स्त्रियों को लाभप्रद बनाया है। कैसे बनाया लाभप्रद? क्योंकि इस प्रकृति के सनातन स्ट्रक्चर को चलाने के लिए महिला ही एक जीव है। यूं कहें कि महिला को स्थिति स्थापक बनाया गया, इस सिस्टम को चलाने वाला प्राणी बनाया गया है। तो अपने आप में यूं समझें कि महिला के बगैर ये सिस्टम, ये प्रकृति चल नहीं सकती। तो नेचुरल रूप से देखें तो महिलाओं को लाभ है, लेकिन ये लाभ महिलाएं महसूस नहीं कर पाती है, क्योंकि समाज में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव की वजह से ये लाभ महिलाओं के लिए हानि में बदल गया है। अर्थात लाभ के होते हुए भी महिलाएं लाभ को महसूस
नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती? यहाँ सामाजिक हानि किसको इंडिकेट किया गया है? सामाजिक हानि इस रूप में इंडिकेट किया गया है कि समाज में महिलाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रताड़नाएं हैं या पीड़ा है, ये सामाजिक हानि को इंडिकेट करता है। जबकि प्राकृतिक लाभ किसको इंडिकेट करता है? कि प्राकृतिक लाभ महिलाओं को महत्वपूर्ण बनाता है समाज के अंदर, इस रूप में बनाता है कि महिलाएं इस प्रकृति के चराचर जगत को चलाने वाली शक्ति है, अर्थात वो स्थिति स्थापक है, अर्थात वो इस जैव वृद्धि अर्थात वंश वृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए प्राकृतिक लाभ महिलाओं को प्रकृति ने प्रदान किया है, जबकि सामाजिक हानि महिलाओं को समाज ने पहुंचाई है, और सामाजिक हानि इतनी मजबूत है कि उसके मुकाबले प्राकृतिक लाभ है वो गौण हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, और ये कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? लिंगानुपात से जुड़ा हुआ है। ये चीज तो हुई लिंगानुपात के बारे में। उसके बाद एक चैप्टर हमें और देखना है, आयु संरचना। अगला चैप्टर हम देख रहे हैं आयु संरचना। इससे जुड़े हुए क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? आयु संरचना का मतलब होता है जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करना। सामान्यतः ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर किसी भी देश या समाज की पॉपुलेशन को एज के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 ग्रुप बनाया गया है, 0 से लेकर के 14 वर्ष। देखो कुछ किताबों में 15 वर्ष भी मिलेंगे। 0 से लेकर के 14 वर्ष, इसको बाल वर्ग कहा गया है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, बाल वर्ग का आयु वर्ग है, कुछ 0 से 15 भी मानते हैं। और उसके बाद 15 से लेकर के 59 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, भारत के संदर्भ में बता रहा हूं, उसको कहा गया है व्यस्क या कार्यशील वर्ग। कार्यशील वर्ग। और 60 या 60 प्लस है, इसको कहा गया है वृद्ध वर्ग। ये तीनों ही चीजें ध्यान रखना। बाल वर्ग 0 से लेकर के 14, या उसमें ऑप्शन 0 से 15 मिले तो भी राइट है, दोनों मिल जाए तो 0 से 15 सफिशिएंट बैठेगा। कार्यशील, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। किस वर्ग को कार्यशील वर्ग कहा जाता है? देखो इसमें अपन इसको युवा वर्ग भी कह सकते हैं, वयस्क वर्ग भी कह सकते हैं। तो कार्यशील 15 से 59 है, और उसके बाद में वृद्ध वर्ग है, ये 60 प्लस है। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्ध वर्ग के लिए एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, एक शब्दावली और यूज होती है, आश्रित जनसंख्या। आश्रित वर्ग या आश्रित जनसंख्या। और जो कार्यशील वर्ग है उसके लिए एक शब्दावली होती है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग या उत्पादक जनसंख्या। जब हम आगे व्यवसायिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसी देश या समाज की जो व्यवसायिक संरचना पढ़ेंगे, उस व्यवसायिक संरचना में पूरा कार्यशील जनसंख्या का जो रेशियो है अलग अलग व्यवसायों में, वही पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, देखो कई बार ये भी एक जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास या अर्थव्यवस्था की वृद्धि किस आयु वर्ग पर निर्भर करती है? तो वो करती कार्यशील वर्ग पर। और इसका मैं सीधा सीधा समझ बताऊं कि यदि किसी देश में कार्यशील वर्ग का ऊंचा अनुपात होगा तो उस देश की आर्थिक ग्रोथ तीव्र होगी। ये तो इससे रिलेटेड है, हालांकि इसका आगे बहुत डिटेल से आएगा व्यवसाय वाले में। आश्रित वर्ग क्या है? देखो आश्रित वर्ग किसी समय कार्यशील था, लेकिन वर्तमान में ये वृद्ध होने के कारण आश्रित हो गया है। एक जैसे प्रश्न आ सकता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भार कौन सा वर्ग है? अर्थव्यवस्था पर भार। तो ध्यान रखना, ये आश्रित वर्ग है, जो वृद्ध वर्ग है इसको अर्थव्यवस्था पर भार माना गया है। भार क्यों है? क्योंकि इनके स्वास्थ्य, इनकी देखभाल के लिए सरकारों को पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। मैं ऐसे थियरी बात कर रहा हूँ, आप व्यवहार में प्रश्न उठा लो सर किसी समय ये कार्यशील थे तो अब हम इसे बाहर क्यों मान ले। मैं एक थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। तो और हाँ, वृद्ध वर्ग आज दुनिया के अंदर मोर डेवलप्ड जो कंट्रीज है,
जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन का 8 से 10% आश्रित पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया के अंदर 6 या 6 से भी कम परसेंटेज आश्रित वर्ग का है। तो आश्रित वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ है, एक भार है। क्लियर हुआ? अब इसके संदर्भ में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? ये वर्ग भविष्य का कार्यशील वर्ग है, समझ में आ गई? ये वर्ग भविष्य का कार्यशील वर्ग है और इस वर्ग पर सरकार को भी पैसा खर्च करना पड़ता है, इस पे भी खर्च करना पड़ता है, इस पे भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन ये भविष्य का प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इस पर किया गया अर्थव्यवस्था का खर्च आने वाले समय की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ में सहायक होगा। क्लियर हो गया? तो बाल वर्ग है तो एक प्रकार का आश्रित वर्ग, लेकिन ये भविष्य का कार्यशील वर्ग है, इस पर किया गया खर्च आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में वृद्धि करेगा। ये अर्थव्यवस्था का प्रोडक्ट वर्ग है। इस वर्ग की अधिक बढ़ी हुई जनसंख्या उस देश की अर्थव्यवस्था का बहुत तेज गति से विकास करेगी। ये वर्ग जितना अधिक होगा उतना उस देश की अर्थव्यवस्था पर भार पड़ेगा, जैसे पश्चिम यूरोपियन कंट्रीज। ये ज्यादा कहां है? ये है विकसित देशों के अंदर ज्यादा। ये वर्ग ज्यादा कहां है? अमूमन सब में ज्यादा मिलेगा, लेकिन बनिस्पत देखें तो विकासशील के अंदर ज्यादा मिलेगा। अब इनसे जुड़े कई आगे और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। यदि किसी देश के अंदर बाल वर्ग का ऊंचा अनुपात है बाकी वाले देशों के मुकाबले, तो इसका मतलब वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। यदि किसी देश के अंदर बाल वर्ग 30 या उससे प्लस है, 30% या उससे प्लस है, इसका मतलब उस देश की जनसंख्या या पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यदि किसी देश का बाल वर्ग 20 या उसके आसपास आता है, इसका मतलब उस देश ने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है, अपना पॉपुलेशन नियंत्रण कर लिया है। अब जिस देश के अंदर 20 बाल वर्ग होगा, उस देश में वृद्ध वर्ग का अनुपात है, वयस्क वर्ग का अनुपात है, वो 40-50 से भी 50-60 से भी अबो चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर वृद्ध वर्ग निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बाल वर्ग कम हो रहा है, वो आने वाले समय में वयस्क वर्ग बनेगा, और वयस्क वर्ग आने वाले समय में वृद्ध वर्ग बनेगा, तो वृद्ध वर्ग की जनसंख्या बढ़ने की संभावना है। तो ये आपके हो गया लिंग संकन और आयु संरचना। 2 चैप्टर अगले हैं, एक है आयु लिंग पिरामिड और एक है व्यावसायिक संरचना। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इस क्लास का आपको बेनिफिट भी मिला होगा। फिर अगली क्लास के लिए हम नेक्स्ट हाजिर होंगे। धन्यवाद।